देखो भाई, अब पढ़ेंगे हम अनुसूची। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अनुसूची का, है ना। अनुसूची के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अनुसूची क्या होती है, तो अनुसूची का यूज़ होता है भारतीय संविधान के पॉलिटी में। ठीक, अब देखो, अनुसूची जो है वो संविधान का एक अंग है जो हमारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उनके बारे में बताती है। मतलब अनुसूची संविधान का एक अंग है जो संविधान में जो हमारे आर्टिकल हैं उनके बारे में बताती है। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब आपका भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और इन 12 की 12 अनुसूचियों को हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आती है पहली अनुसूची। देखो, पहली अनुसूची जो है कि भारत में कितने स्टेट हैं, है ना, कितने स्टेट हैं और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के बारे में बताती है। मतलब पहली अनुसूची जो है भारत में कितने स्टेट हैं, जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सब के बारे में आपकी कौन सी अनुसूची बताती है, तो वो अनुसूची नंबर 1 है। मतलब पहली अनुसूची भारतीय संविधान के कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताती है। फिर आती है दूसरी अनुसूची। देखो, दूसरी अनुसूची बताती है वेतन और भत्तों के बारे में कि भाई किसको वेतन कितना मिलेगा। जैसे जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको वेतन कितना मिलेगा, है ना। हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको वेतन कितना मिलेगा। ठीक, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वेतन कितना मिलेगा। मतलब सबके वेतन के बारे में आपकी कौन सी अनुसूची बताती है, तो वो अनुसूची नंबर 2 है। मतलब पहली अनुसूची में स्टेट बता दिए, केंद्र शासित प्रदेश बता दिए। दूसरी अनुसूची में उनको क्या क्या सैलरी देनी है वो बता दी। और तीसरी अनुसूची कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। शपथ मतलब भैया हमने उनको नौकरी पर रख लिया, ऐसे वो चुने गए, चुनने पर उनका वेतन हो गया। अब उनके जो पद है, जैसे भारत का उपराष्ट्रपति है उसको कौन शपथ दिलाता है ना। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो उन सब के बारे में आपकी कौन सी अनुसूची बताती है, तो अनुसूची नंबर 3 आपकी बताती है। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि पहली अनुसूची में क्या दिया है कि कितने राज्य हैं, स्टेट के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या है, उनके वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा है उन राज्यसभा की जो सीटें हैं, है ना, वो बटी गई हैं। चौथी अनुसूची में आती हैं राज्यसभा की सीटें। जैसे आप सबको पता ही होगा कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 250 सीटें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिली है राज्यसभा में, महाराष्ट्र को 19 सीट मिली है, तमिलनाडु को 18 सीट मिली हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार को 16 सीटें मिली हैं, कर्नाटक को 12 सीटें मिली हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को 11 सीटें मिली हैं, उड़ीसा व राजस्थान को 10 सीटें मिली हैं, केरल को 9 सीटें मिली हैं, असम, पंजाब और तेलंगाना को 7 सीटें मिली हैं। तो ये जो राज्यसभा की सीटें हैं वो किस अनुसूची में आती हैं, अनुसूची नंबर 4 में। और सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो यूपी का पहला स्थान है। ठीक है, किसका पहला स्थान है, यूपी का। और यूपी की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो वो सीटें हैं आपकी कितनी, 31 सीटें। ठीक है, अब आती है पांचवी अनुसूची। देखो, पांचवी अनुसूची जो है वो एससी और एसटी से संबंधित है। एससी और एसटी से कौन सी अनुसूची संबंधित है, पांचवी अनुसूची संबंधित है। और जो छठी अनुसूची है इसमें कुछ राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
यहाँ के जो आपके एसटी के लोग हैं इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं छठी अनुसूची में। मतलब छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो एसटी के लोग हैं उनके लिए कुछ प्रावधान करे गए हैं आपके किस अनुसूची में, छठी में। अब देखो आती है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या है, इसमें जैसे कुछ विषय होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, तो इन विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। जैसे कुछ विषयों पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, ठीक, उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं करेगा। कुछ में कानून बनाएगी, कुछ विषयों पर बनाएगी राज्य सरकार, ठीक है, उसमें सिर्फ राज्य सरकार का कानून चलेगा। और कुछ विषय ऐसे होंगे जिन पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाएगी, केंद्र और राज्य आपके मिलकर बनाएंगे। तो देखो केंद्र सरकार जिन पर कानून बनाएगी उन्हें बोलते हैं संघ सूची। और संघ सूची में ध्यान रखना केंद्र सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार का ही कानून क्या होता है, मान्य होता है। और केंद्र सूची में, संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। जैसे जनसंख्या पर कौन कानून बनाएगी, आपकी केंद्र सरकार, ये संघ सूची का विषय है। सेना में कौन कानून बनाएगी, सेना पर आपकी केंद्र सरकार, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, जितने भी विदेशी मामले होंगे उन पर कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार, क्योंकि ये भी संघ सूची का विषय है। और नागरिकता आपका कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। अब देखो अब आता है राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को और राज्य सरकार का ही कानून मान्य होगा। और राज्य सूची में कितने विषय दिए हैं, 61। जैसे रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। देखो अगर कोई आपसे पूछे कि रेलवे किस सूची का विषय है तो आप झट बोल दोगे कि रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, कृषि, कृषि किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का है। भूमि सुधार ये भी राज्य सूची का है। और पुलिस जो है ये भी किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन अगर दोनों में लड़ाई हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, तो भैया ध्यान रखना है कि कानून किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का। और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। मतलब 52 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, आपका समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे, ठीक है, 8वीं अनुसूची को। देखो 8वीं अनुसूची जो है ये संबंधित है भाषा से। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से। देखो जब हमारा भारतीय संविधान बना था और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। और हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। अगर कोई आपसे पूछे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कब अपनाया, तो झट आंसर दोगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और हमने अपना संविधान कब लागू किया था, तो देखो अपनाया तो 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन हमने संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अब देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं रजिस्टर्ड थी। कितनी भाषाएं रजिस्टर्ड थी, 14। कौन कौन सी हैं, असमिया थी, बंगाली थी, उड़िया थी, कश्मीरी थी, पंजाबी थी, गुजराती थी, मराठी थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी, तेलुगु थी, तमिल थी, हिंदी थी, उर्दू थी, संस्कृत थी। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें 14 भाषाएं थी,
लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं रजिस्टर्ड हैं? तो याद रखना है कि इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं। कितनी भाषा रजिस्टर्ड है? 22। मतलब पहले कितनी थी? 14 थी, और अब कितनी है? 22 भाषा हैं। अब जो ये 14 से 22 हुई, मतलब जो बाद में 8 भाषा जुड़ी हैं, वो कौन कौन सी भाषा हैं वो समझ लेते हैं। देखो, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत हमने सिंधी को जोड़ा, और ये बनी हमारी 15वीं भाषा। कौन सी भाषा बनी? 15वीं भाषा बनी। कौन सी? सिंधी। फिर हमने 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में, और इसमें हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा। फिर हमने 92वां संविधान संशोधन किया 2003 में, और इसमें हमने मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को जोड़ा। देखो, 21वें संविधान संशोधन में हमने किसको जोड़ लिया? सिंधी को। 71वें संविधान संशोधन में हमने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और 92वें संविधान संशोधन में हमने मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को। तुमने सब कुछ देखा होगा। तुमने देखा होगा कि इन 22 की 22 भाषाओं में सारी भाषा हैं, लेकिन कौन सी भाषा नहीं है? इंग्लिश। मतलब भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो आपको याद रखना है कौन सी नहीं है? इंग्लिश, है ना। मतलब याद रखना है कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। पहले कितनी भाषा थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा हैं। और 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा। ठीक, 71वें में 3 भाषाएं जुड़ी, और 92 में 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। याद रख लोगे। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि जो भारत में नोट होते हैं, है ना, करेंसी जो होती है, इसमें कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो याद रखना भारतीय जो हमारे नोट हैं उसमें कितनी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी? तो 17 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है 9वीं अनुसूची। तो देखो, 9वीं अनुसूची जो है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? 8, सॉरी, कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 12 हैं, मतलब 4 अनुसूची जो हैं वो हमने बाद में जोड़ी हैं। 4 अनुसूची कब जोड़ी हैं? बाद में। अब देखो, अगर मैं 4 अनुसूचियों की बात करूं तो आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या थी? तो देखो, जब हमने अपना संविधान लागू कर दिया तो एक थी भूमि। भूमि मतलब जमीन। पहले किसानों के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी, है ना। ज़मीन जो थी वो राजा महाराजाओं के, जमींदारों के पास होती थी, है ना। अब हुआ क्या, जैसे कि गवर्नमेंट जो है कि कहीं पर कोई फैक्ट्री लगाना चाहती तो भैया वो मज़दूर तो नहीं था, वो मालिक आ जाता भूमि का, और भूमि को हमने डाल रखा था मौलिक अधिकार में। भूमि को किस में दे रखा था हमने? मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो भैया हुआ ये कि भूमि पर अब सरकार, मालिक पहुंच जाता कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी, और 9वीं अनुसूची जो है वो ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से। किससे संबंधित है 9वीं अनुसूची? भूमि सुधार से। और 9वीं अनुसूची को हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा है। ध्यान रखना कि 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म, ठीक है, या प्रथम संविधान संशोधन के तहत आपकी जोड़ी गई। या भारत का पहला संविधान संशोधन क्या है? तो भूमि सुधार है। और इसे किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है 10वीं अनुसूची। देखो, 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से। अब दल बदल क्या होता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाना।
तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसे हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 में लेके आए। अब दल बदल क्या होता है, देखो जैसे भारत में जब देश आज़ाद हुआ 1950 तक, ठीक है, उसके बाद तक 1978 तक कभी भी देश को दल बदल की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन दल बदल क्या होता है, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, कांग्रेस। जब दूसरी पार्टी आई तो लोगों ने एक दल से दूसरे दल में जाना स्टार्ट किया, दूसरे दल से तीसरे जाले में, तो सरकार ने भैया कौन सी अनुसूची जोड़ दी, 10वीं अनुसूची जोड़ दी, जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट आता है 11वीं अनुसूची। देखो 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची है पंचायत से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है और इसे हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा है। कितने को जोड़ा है, आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी। देखो पंचायतों की बात करें तो पंचायतों को 29 विषय मिले हैं। 29 विषय ऐसे हैं कि जिन पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बना सकती है, पंचायत। नेक्स्ट आता है 12वीं अनुसूची। देखो 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है और इसे हमने 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा था। कब जोड़ा था, 1993 में जोड़ा था। ये 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमने देखो शेड्यूल पढ़ी, अनुसूचियाँ पढ़ी, ठीक है, और मैंने बताया कि पहली अनुसूची जो है वो संबंधित है राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से, कि भैया कितने स्टेट हैं और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो दूसरी अनुसूची है वो संबंधित किससे बताई मैंने, वेतन से बताई। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से बताई, किसको कौन शपथ दिलाता है। चौथी अनुसूची जो है वो मैंने बताई कि राज्यसभा की सीटें, कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। पांचवी अनुसूची मैंने किससे बताई, SC ST से संबंधित है। छठी अनुसूची मैंने बताई कि जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ST के, उनके लिए कुछ प्रावधान हैं छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची मैंने बताई शक्तियों का बंटवारा। क्या बताया, शक्तियों का बंटवारा बताया कि किसको कितनी शक्तियाँ मिलेंगी। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में। 8वीं अनुसूची मैंने बताई भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची मैंने बताई भूमि सुधार से संबंधित है ना। और 10वीं अनुसूची मैंने बताई दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची मैंने बताई पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची मैंने बताई नगर पालिका से संबंधित है। तो ये सारी की सारी अनुसूचियां मैंने भी बताई हैं। तो आई होप आपका 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, कौन सा, अनुसूची वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है झीलें। देखो झील क्या होता है और झील कितने प्रकार की होती है। देखो झील की अगर बात करें, एक छोटा सा गड्ढा हो, उसमें जो पानी भरा हो उसे बोल देते हैं तालाब। लेकिन एक ऐसा बड़ा गड्ढा हो, ठीक है, जिसमें पानी भरा हो, उसे बोला जाता है झील। अब झील भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक झील, मतलब जो प्रकृति ने ही गड्ढा खोदा हो, और दूसरी होती है आपकी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक। कृत्रिम झील जो किसी मानव ने गड्ढा खोदा हो, ठीक है। मतलब एक होती है नेचुरल लेक, एक होती है आर्टिफिशियल लेक। बात समझ गए। अब देखो अगर मैं बात करूँ झीलों में पानी कहाँ से आता है, या तो किसी नदी का पानी इसमें मिला होगा, या समुद्र से पानी इसमें आया होगा, ठीक है, या पहाड़ों से पानी आया होगा। मतलब या तो नदी का पानी गड्ढे में भरता है या समुद्र का पानी आपका गड्ढे में भरता है। और समुद्र का पानी तुम्हें पता ही है कैसा होता है, खारा होता है। मतलब जिन झीलों में समुद्र से पानी भरता है वो कैसी झील होंगी, खारे पानी की झील होंगी। इतनी बात समझ गए होंगे, एग्जाम में नहीं आता।
अब देखो एग्ज़ाम में क्या आता है, जैसे सबसे पहली झील मैंने पढ़ी चिल्का झील। कौन सी पढ़ी झील? चिल्का झील। देखो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी झील है। मतलब चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी झील है। अब देखो सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? चिल्का झील है। और कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। अब देखो चिल्का झील जो है ये रामसर साइट का भी हिस्सा है। देखो रामसर साइट क्या होती है? सबसे पहली चीज़ ये देखो रामसर साइट वो होती है एक ऐसा गड्ढा जिसमें 7 महीने से पानी भरा हुआ हो, तो वहाँ पर दलदल सी हो जाती है ना, दलदल हो जाती है। और दलदल को ही किस साइट का दर्जा दिया जाता है? रामसर साइट का। मतलब यह झील भारत की ओर से 1981 में रामसर साइट में शामिल होने वाली भारत की पहली दलदली भूमि है। कैसी है? भारत की पहली दलदली भूमि कौन सी है? चिल्का झील है। और कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या आप चिल्का से समझ गए कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये झील जो है भारत में मतलब रामसर साइट में शामिल होने वाली भारत की पहली झील है। ठीक है। दूसरी आती है वेम्बनाड झील। देखो वेम्बनाड झील जो पड़ती है ये पड़ती है केरल में और यह भारत की सबसे लंबी झील है। देखो लंबी चीज़ अलग होता है और बड़ी अलग होता है। जैसे कोई पूछे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है, तो वो वेम्बनाड झील है। कौन सी है जी? वेम्बनाड झील है। याद रख लोगे कि सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आता है लोकटक झील। देखो लोकटक झील के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो लोकटक झील पड़ती है मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। कहाँ पड़ती है? मणिपुर में लोकटक झील। और इस झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो लोकटक झील पर है और इसका नाम है केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? लोकटक झील पर है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो किस झील पर है? लोकटक झील पर है। और लोकटक झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। या लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट आती है देखो सांबर झील। सांबर झील जो है ये पड़ती है राजस्थान में और सांबर झील ऐसी झील है भारत की जिसका पानी सबसे खारा है। ज़्यादा खारा किसका पानी है? तो भैया सबसे ज़्यादा खारा पानी है सांबर झील का। किसका है? सांबर झील का। मतलब भारत की अधिकतम खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखना भारत की अधिकतम खारे पानी की झील है सांबर झील। कौन सी है जी? भारत की अधिकतम खारे पानी की झील सांबर झील है। ठीक है। कौन सी झील है? भारत की अधिकतम खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। याद रख लोगे कि भारत की अधिकतम खारे पानी की झील सांबर झील है। ठीक। अभी 3 झीलें पढ़ाई हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में पड़ती है, लोकटक झील मणिपुर में पड़ती है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत की अधिकतम खारे पानी की झील सांबर झील। तो 4 लेक मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं। नेक्स्ट आता है पुलिकट। देखो पुलिकट झील जो है याद रखना है, देखो पुलिकट झील 2 जगह पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पुलिकट झील जो है वो 2 स्टेट की झील है, उनके बॉर्डर पे पड़ती है तमिलनाडु में। 70% इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और 30% इसका हिस्सा कहाँ है? तमिलनाडु में। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे पुलिकट झील कहाँ है तो आप झट आंसर लगाओगे आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये यहाँ पर कितने % है? तो 70% स्थित है।
ठीक है। तो भैया पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है और यह भारत की दूसरे नंबर की अधिक खारे पानी वाली झील है। और पुलिकट झील पर इसरो का जो रिसर्च सेंटर है, इसरो का रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो किस झील पर के किनारे है? तो झट आंसर दोगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट झील के किनारे है। कहाँ पर? उड़ीसा में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट झील आती है नंबर 6, बुलर झील। देखो बुलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो आप झट आंसर दोगे बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप झट बोलोगे बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है और जो कहाँ पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट फिर आता है डल झील। देखो डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पड़ती है और जम्मू कश्मीर का ताज का जो गहना है, ताज का जो गहना है वो इसी झील को कहते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि किस झील को जम्मू कश्मीर के ताज का गहना कहते हैं तो वो आपकी डल झील है। अब देखो डल झील पर तैरता हुआ, डल झील पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है। मतलब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील पर है? तो आप झट बोलोगे डल झील पर है। कहाँ है? डल झील पर है। याद रख लोगे इतनी बात। मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना है। देखो वीडियो को लाइक करना ना भूला करो भाई। देखो वीडियो को शेयर कर दो और दोस्तों से बताओ कि भैया यहाँ तो ज़बरदस्त पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कंटेंट तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है गोविंद सागर झील। देखो गोविंद सागर झील पड़ती है यूपी में। कहाँ पड़ती है? गोविंद सागर झील यूपी में और भारत की एकमात्र या सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मैंने तुम्हें बताया था, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम झील। मतलब भारत की कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। कौन सी है जी? गोविंद सागर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। नेक्स्ट अब देखो कुछ झीलें ये तो हमें याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कुछ झीलें जो आपको याद रखनी है कि राजस्थान की कौन सी हैं, जम्मू कश्मीर की कौन सी हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर की। तो देखो जम्मू कश्मीर में एक तो बुलर झील, बुलर से मैंने भी बताया था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। नेक्स्ट डल झील। डल भी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में, जिसे कश्मीर का गहना कहते हैं। नेक्स्ट बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन। मतलब जिस झीलों के पीछे नाग या नागिन का साउंड आए, नाग का साउंड आए या नागिन का साउंड आए तो वो झील कहाँ की होती हैं? जम्मू कश्मीर की होती हैं। कहाँ की होती हैं? जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। अब देखो हिमाचल प्रदेश में दो झीलें हैं, एक तो सूरजताल झील है, ठीक है, और आपकी चंद्रताल झील है। दो झील याद रख लो बस, सूरजताल झील और चंद्रताल झील कहाँ की हैं? तो सूरज चंदा मामा जो है ये दोनों झीलें कहाँ की हैं? सूरज और चंदा ये दोनों झील हैं हिमाचल की, है ना। कहाँ की हैं? हिमाचल की। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड की झीलें। देखो उत्तराखंड में आता है नैनीताल। नैनीताल जो है इसे झीलों का जिला कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि झीलों का जिला किसे कहा जाता है तो आप झट बोल दोगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक बोलते हैं नैनीताल को। झीलों का जिला किसे कहते हैं? नैनीताल को। उसके बाद भीमताल, राक्षसताल, खुरपाताल, देवताल, डोडीताल, है ना, ये सब झीलें कहाँ की हैं? आपकी उत्तराखंड की हैं। या मैं कह दूँ जिस झील के पीछे ताल का साउंड आए, है ना,
वो झील कहाँ की है? उत्तराखंड की, सिवाय किसको छोड़कर? सूरज ताल को और चंद्र ताल, और एक आगे जाके पड़ेगी भोज ताल, इसको छोड़कर। नेक्स्ट देखो चंडीगढ़। चंडीगढ़ की झील याद रखनी है, सुखना झील। भैया सुखना झील कहाँ की है? चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ की झील कौन सी याद रखनी है? सुखना झील याद रखनी है। नेक्स्ट महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की झील आती है लोनार झील। देखो लोनार झील जो है, इसकी झील का जो निर्माण है, जो गड्ढा है, इस झील का निर्माण एक उल्का पिंड गिरा था, है ना। उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ, इसलिए इस झील को उल्कापातीय झील भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि किस झील को उल्कापातीय झील कहते हैं, तो आप झट आंसर दोगे लोनार झील, या लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ, इसलिए इसे उल्कापातीय झील कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्किम। देखो सिक्किम की बात करें तो बात आती है चोलामू, है ना। कौन सी आती है? चोलामू। और चोलामू जो है वो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर, है ना, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? तो झट आंसर रखोगे चोलामू। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? चोलामू। नेक्स्ट आता है कर्नाटक। कर्नाटक में याद रखनी है कौन सी? बेलांदुर झील। कौन सी है? बेलांदुर झील। नेक्स्ट आती है केरल। केरल में याद रखोगे अष्टमुंडी झील और बेम्बनाड झील। बेम्बनाड झील से मैंने आपको बताया था कि बेम्बनाड झील जो है वो आपकी कौन सी है? तो बेम्बनाड झील जो है आपकी, ये आपकी कहाँ की झील है? केरल की, और सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बनाड झील। नेक्स्ट अब बात करेंगे राजस्थान की झीलों की। तो राजस्थान में झील आती है सांभर। भारत की अधिकतम खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। उसके बाद डिडवाना आती है। पिछोला झील राजस्थान में पड़ती है। पुष्कर झील। पुष्कर ध्यान रखना कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है भारत में, वो कहाँ स्थित है? तो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। नेक्स्ट सांभर झील, पुष्कर, डिडवाना, पिछोला, जय संबंध या राज संबंध जो हैं, ये कहाँ की झीलें हैं? आपकी राजस्थान की। नेक्स्ट आता है पुलिकट। तो अभी मैंने बता ही दिया था पुलिकट झील के बारे में। नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तेलंगाना में याद रखना है, एक तो हुसैन सागर झील कहाँ की है? तेलंगाना की है। दूसरी नागार्जुन सागर झील कहाँ की है? तेलंगाना की है। फिर आता है हरियाणा। देखो हरियाणा में आता है सूरज कुंड। सूरज कुंड कहाँ की झील है? तो ये आपकी हरियाणा की झील है। कहाँ की है? सूरज कुंड झील हरियाणा की। एक सूरज कुंड मेला भी होता है जो हरियाणा के फरीदाबाद में बढ़ता है, ठीक है। फरीदाबाद में बढ़ता है आपका सूरज कुंड मेला। इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि जो कोलेरू झील है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। मतलब कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अभी मैंने बताया था कि पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो पुलिकट में श्रीहरिकोटा नामक द्वीप है जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि इसरो का रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट, केरल में लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। मतलब केरल में जितनी भी झीलें हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? कयाल। नेक्स्ट, गोखुर झीलों का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। कि जो गोखुर झील हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है आपका? तो वो नदियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, झेलम नदी ने बुलर झील का निर्माण किया। मतलब जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, इसका निर्माण किस झील ने किया है? किस नदी ने किया है? झेलम ने। उसके बाद उल्का पिंड, मैंने बताया था उल्का पिंड गिरने से किस झील का निर्माण हुआ है आपका? लोनार झील। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स मतलब झीलों का जिला किसे कहते हैं? नैनीताल को। मैंने बताया था ना, इतनी बातें मैंने डिस्कस कर ली।
अब मैं डिस्कस करूँगा विश्व की झीलों के बारे में, ठीक है। विश्व की झीलों के बारे में और जो इम्पोर्टेंट झील हैं उनके बारे में ही मैं बताऊँगा। देखो, सबसे पहली झील की बात करें तो वो आती है कैस्पियन सागर झील। देखो, इसके पीछे भले ही सागर नाम लग रहा हो, बट ये झील है और इस झील का नाम क्या है, कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। या विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है। या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील की बात करें तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में फैली हुई है। मतलब ये कैस्पियन सागर झील है और इसके किनारे पड़ते हैं, रूस पड़ता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, तो ये सब पड़ते हैं आपके कैस्पियन सागर झील के, है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर झील कहाँ पड़ती है, तो आपके 5 देशों में पड़ती है। नेक्स्ट आता है महान झील। देखो, महान झील क्यों, अगर इसे महान झील क्यों कहते हैं, क्योंकि ये झील जो है वो 5 झीलों का एक समूह है। मतलब 5 झीलों की एक समूह को ही महान झील कहते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है सुपीरियर। कौन सी याद रखोगे, सुपीरियर। देखो, नाम से पता चल रहा है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है या विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की स्वीट वाटर झील है, फ्रेश वाटर लेक है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी सुपीरियर है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इन 5 झीलों में। बाकी तो मिशिगन है, ओंटारियो है, इरी है, कुछ खास याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आता है विक्टोरिया झील। देखो, विक्टोरिया झील के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो विक्टोरिया झील है, यह झील भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटीट्यूड। और इसी झील से, विक्टोरिया झील से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा गुजरती है। और कौन सी, विक्टोरिया झील। मतलब विक्टोरिया झील पर कौन सी आपकी नदी है या कौन सी रेखा है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट आती है बेकाल झील। देखो, बेकाल झील के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेकाल झील पड़ती है रूस में, रशिया में, है ना। विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी बेकाल झील और इसकी गहराई जो है वो 1610 मीटर मानी गई है। कि ये कितनी गहरी है, तो 1610 मीटर आपकी गहरी है। कितनी है, 1610 मीटर गहरी है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। कौन सी है, बेकाल झील है, ठीक। नेक्स्ट आती है टंगानिका। टंगानिका जो है इससे कुछ खास याद नहीं रखना, वैसे विश्व की दूसरी गहरी झील है, बट कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखना। विक्टोरिया झील याद रख ली, इससे कौन सी रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा। और बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें याद रखनी है, उसके बाद तुम्हें याद कौन सी झील रखनी है, तो उसके बाद रखो बान झील। कौन सी झील याद रखोगे, बान झील, ये वाली बान झील। अब देखो, बान झील जो है विश्व की सबसे अधिकतम खारे पानी की झील जो है उसका नाम है बान झील। विश्व की अधिकतम खारे पानी की झील कौन सी है, बान झील, याद रख लोगे। नेक्स्ट एक झील याद रखनी है तुम्हें कजाकिस्तान की, जिसे बोलते हैं बालक्स। कौन सी है, बालक्स। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम है आयर झील। कौन सी है, आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आयर झील है, याद रख लोगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम टीटीकाका झील।
जैसे मैंने भी आपको बताया कि भैया भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी थी, तो चोलामू झील थी। ऐसे ही विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो टिकटिका भी बोल देता है कोई, या टीटीकाका भी बोल देते हैं, है ना। टिकटिका भी बोल देते हैं या टीटीकाका भी बोल देते हैं। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंची झील कौन सी है, टिकटिका झील है। कौन सी है, टिकटिका झील है। नेक्स्ट आता है बोल्टा झील। कौन सी है, बोल्टा झील। और बोल्टा झील जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है। किससे गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है आपकी बोल्टा झील। याद रख लोगे, है ना। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं समुद्र तल से सबसे जो गहरा स्थान है, मतलब जहां समुद्र है उसके नीचे सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो उसे बोलते हैं आपका मृत सागर। किसे बोलते हैं, मृत सागर कहते हैं। ठीक है, बस इतनी झीलें आपको याद रखनी है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भारत के प्रसिद्ध स्मारक व मंदिर। अब देखो, भारत के स्मारक की बात करेंगे या मंदिरों की बात करेंगे, और ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। 3 टॉपिक हमारे आज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, मंदिरों की बात करें या स्मारक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया की। अब देखो, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट, 2 चीज़ें आती हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है जी, मुंबई में है। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है स्टैटिक की, पहली बना दी मैंने, देख लेना उस पर, किस पे, स्टैटिक पे, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें करा रहा हूँ मैंने। अभी ज्योग्राफी की वीडियो डाली, हिस्ट्री की डाल रखी हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स मैंने करा रखा है जीएस का। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम रोज़ रात को क्या करते हैं, 8 बजे क्विज करते हैं। तो देखो, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, किसने किया था, जॉर्ज पंचम ने किया था। और उसकी पत्नी थी रानी मेरी। कौन थी, रानी मेरी। तो इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपका, मुंबई में है। आज तक बस इतनी बातें पूछी गई। ठीक है, और अब उसके बाद आता है इंडिया गेट। देखो, इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इंडिया गेट बनाया था लुटियंस ने। देखो, एक व्यक्ति था जिसे नई दिल्ली बसाने का ठेका मिला, उसका नाम है लुटियंस। ध्यान रखना, लुटियंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नई दिल्ली किसने बनाई, तो याद रखना नई दिल्ली का वास्तुकार था लुटियंस। इसने ही, लुटियंस ने ही नई दिल्ली बसाई। इसने ही राष्ट्रपति भवन बनाया था लुटियंस ने। और इसने ही आपका इंडिया गेट बनाया था। तो याद रख लोगे कि इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली का डिज़ाइनर कौन था, तो लुटियंस था। एडविन लुटियंस या लुटिया था। ऐसे याद रख लो कि लुटिया ने इंडिया गेट बना दिया, राष्ट्रपति भवन बना दिया, नई दिल्ली बसा दी, किसने, लुटिया ने। ठीक, नेक्स्ट इंडिया गेट हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है लोटस टेम्पल। देखो भैया, लोटस टेम्पल सबको पता होता है कि जो लोटस टेम्पल है वो दिल्ली में है। कहाँ है जी, लोटस टेम्पल कहाँ है, दिल्ली में है। याद रख लो कि जो लोटस टेम्पल है वो आपका दिल्ली में है। ठीक, और ये मंदिर जो है लोटस टेम्पल, ये आपका 1 जनवरी 1987 को खोला गया था। नेक्स्ट, फिर आता है 10 अवतार मंदिर। देखो, 10 अवतार मंदिर जो है, 10 अवतार मंदिर, ये मंदिर जो है 10 अवतार, तो भैया 10 अवतारों की बात हुई है इस मंदिर में। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी है हिस्ट्री में कि किस व्यक्ति के 10 अवतार हैं पुराणों में। तो भैया बताते हैं कि जो आपका विष्णु भगवान थे, इनके 10 अवतार थे। किनके, विष्णु भगवान जो थे इनके 10 अवतार थे। तो 10 अवतार मंदिर किससे संबंधित है, विष्णु भगवान से संबंधित है, क्योंकि पुराणों में उनके ही 10 अवतारों की चर्चा की गई है। तो 10 अवतार मंदिर किससे संबंधित है, आपका विष्णु भगवान से।
और ये मंदिर बनाया गया था गुप्त डायनेस्टी में, गुप्त काल में, और ये है कहाँ पर? आपका देवगढ़ में है। तो 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है अक्षरधाम मंदिर। तो देखो अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, ये सब कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, और भगवान विष्णु स्वामी नारायण को समर्पित है। जो अक्षरधाम मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो आपका स्वामी नारायण को समर्पित है, और 2007 में इसे यूनेस्को ने शामिल किया था, या विश्व का सबसे विशाल मंदिर घोषित किया था 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है राष्ट्रपति भवन। तो अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है जी? नई दिल्ली में। और राष्ट्रपति भवन जो है किसने बनाया था? लुटियंस ने बनाया था। हार्वर्ड बेकर भी था, लेकिन लुटियंस याद रखोगे। और ये बना कब था? तो भैया ये बना था 1929 में। राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हो गया? 1929 में। कब बनकर तैयार हुआ जी? 1929 में। और इसमें 340 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। और ये कितने मंजिला है? तो ये 4 मंजिला है राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट रूल। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका निर्माण किसने किया? लुटियंस ने। कब बना? 1929 में। कितने कमरे हैं? 340। कितने मंजिला है? 4 मंजिला है। और राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? तो याद रखना कि अरावली की पहाड़ी है, रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति भवन, ठीक है, किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो याद रख लोगे कि राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना पहाड़ी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है जी? रायसीना पहाड़ी का हिस्सा है। याद रख लोगे इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है इस्कॉन मंदिर। देखो इस्कॉन मंदिर जो है ना, इस्कॉन मंदिर यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है। इस्कॉन मंदिर कहाँ है? आपका भगवान कृष्ण को समर्पित है, याद रख लोगे। नेक्स्ट, बागान शहर। देखो बागान शहर जो है म्यांमार में स्थित है। बागान शहर कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। और जो विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्मारक पोगंडा पाया जाता है ना, तो ये सब कहाँ है? आपका म्यांमार में। देखो म्यांमार जो है वो भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था, और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। क्या नाम था जी? बर्मा था। ठीक है। अब होता ये है कि 1935 में अंग्रेज एक कानून लेके आए, और बर्मा को 1935 के तहत, उस कानून के तहत अलग कर दिया। तो जो बर्मा आज अलग देश है म्यांमार, वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे भैया। तो नेक्स्ट अगर मैं चलूँगा तो नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है? सबरीमाला मंदिर। बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ टाइम पहले आपका हाईलाइटेड भी था सबरीमाला मंदिर। देखो जो सबरीमाला मंदिर है ये पड़ता है आपका केरल में। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पड़ता है? केरल में। क्यों हाईलाइटेड था? क्योंकि इस मंदिर में आपका महिलाओं की जाना क्या था? वर्जित था, बैन था। तो इसलिए आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था 2023-24 में। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? आपका कहाँ है? केरल में है। और महिलाओं का जाना वर्जित था। क्यों? क्योंकि ये मंदिर जो है वो भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर। किसका है? अयप्पा स्वामी का मंदिर है। और अयप्पा स्वामी वो थे जिन्हें ब्रह्मचर्य का देवता कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का देवता कहा जाता है अयप्पा स्वामी को। तो इसलिए सबरीमाला टेम्पल केरल में है, अयप्पा स्वामी का मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मचर्य का देवता माना जाता है। और भारतीय संविधान में ये आपका मंदिर जो था महिलाओं के लिए बैन था। लेकिन 1950 में, है ना, हमने क्या करा, 2018 में इसमें क्या कर दिया, महिलाओं को हमने अलाउ कर दिया। ठीक है।
जो 1950 से बैन था महिलाओं का जाना, वो 2018 में हमने क्या कर दिया था, आपका लागू कर दिया था कि महिलाएं जा सकती हैं। नेक्स्ट मंदिर आता है हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर। ठीक है, बस यही कर लेंगे, हरमिंदर साहिब मंदिर कर लेते हैं। देखो हरमिंदर साहिब मंदिर वो है जैसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है तो इसे ही हरमिंदर साहिब मंदिर के नाम से जानते हैं। और गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था किसने, अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल बनाया है जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। और इस गोल्डन टेम्पल में मतलब इस मंदिर में सोने की परत किसने चढ़ाई, तो उसका नाम था राजा रणजीत सिंह। क्या नाम था, रणजीत सिंह के नाम था उनका, जिन्होंने आपका इस स्वर्ण मंदिर को गोल्डन टेम्पल पर सोने की चादर चढ़ाई थी। ठीक है, तो भैया हमने 10 मंदिर हमने कर लिए, बाकी क्लास हम कल करेंगे 7 तारीख में। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। और रोज़ आपके पास एवरीडे 8 बजे वीडियो आ जाया करेगी, तो नाश्ता बिल्कुल ले लेना कि नाश्ता समझ के इसको रोज़ आपको करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।